नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यानी कि डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन और सामान्य बीमारी हो गई है आज के युग में, और इसके निदान एवं डायग्नोसिस के लिए DSM-5 ने कई क्राइटेरिया तय किए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें यह कहा गया है कि 2 सप्ताह या उससे अधिक समय के लिए 5 या उससे अधिक लक्षण निम्नलिखित 9 लक्षणों में से यदि मिल जाते हैं और उन 5 लक्षणों में 9 लक्षणों के पहले या दूसरे लक्षण में से एक का होना आवश्यक है। अब हम क्रमबद्ध उन लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला लक्षण डिप्रेस्ड मूड यानी कि उदास मन। दूसरा लक्षण लैक ऑफ इंटरेस्ट और लॉस ऑफ प्लेजर यानी कि खुशी का एहसास ना होना, खुशी का अभाव होना और खुशी के भाव को महसूस न कर पाना। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लगाव नहीं। तीसरा लक्षण डिक्रीज स्लीप और इंक्रीज्ड स्लीप यानी कि नींद या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। चौथा लक्षण एपिटाइट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड यानी भूख या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। पांचवा लक्षण एजिटेशन और रिटार्डेशन। एजिटेशन यानी कि व्यक्ति रेस्टलेस हो जाता है, एक जगह व्यवस्थित तरीके से नहीं बैठ सकता है, अंदर इधर उधर घूमता है, पांव पटकता है। और रिटार्डेशन यानी व्यक्ति एक जगह सीमित होकर बैठ जाता है, उसकी सारी गतिविधियां कम हो जाती है। छठा लक्षण लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि वो किसी चीज़ में ध्यान लगा ही नहीं पाता, कोई कार्य में ध्यान नहीं लगा पाता, दुखी हो जाता है, पता नहीं क्यों मैं अपना कार्य में कोई ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन बैठता ही नहीं है, ध्यान योग तो बैठता ही नहीं है मेरा। उसके बाद लैक ऑफ एनर्जी एंड फटिगेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि मेरी शक्ति ही खत्म हो गई, शक्तिहीन हो गया हूँ और वो हमेशा थका रहता हूँ, थके होने की वो कंप्लेंट करता रहता है। फिर 8वां लक्षण आइडियाज ऑफ होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस, अर्थात व्यक्ति कहता है कि अब चारों तरफ निराशा है और मैं निराश हूँ और निराशा ही मुझे घेरी हुई है और इस निराशा के नरक में मैं डूब रहा हूँ। मुझे न तो किसी से मदद की आशा है और न मैं किसी की कोई मदद कर सकता, मेरा जीवन तो निरर्थक होता जा रहा है। और धीरे धीरे 9वें लक्षण की तरफ पहुँचता है तो उसके अंदर है सुसाइडल आइडिएशंस यानी कि आत्महत्या के विचार। इन्हीं सभी लक्षणों में से जो प्रमुख लक्षण हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला है डिप्रेस्ड मूड यानी कि उदास मन। उदास मन बहुत ही तीव्र उदासी से व्यक्ति गुजरता है और इसकी तीव्रता की जो पराकाष्ठा है वो शारीरिक दर्द जो तीव्रतम होता है उससे भी ज़्यादा होती है, यानी सीवियरेस्ट फिजिकल पेन एंड देयर इज नो रेस्पाइट यानी कि उसको किससे कोई बचने का उपाय नहीं मिलता है, कोई छुटकारा नहीं मिलता है। उसे लगता है कि जीवन भर इसी के साथ जीना है और अब तो मृत्यु ही इसका छुटकारा है। इसके बाद में दूसरा लक्षण लॉस ऑफ प्लेजर, लैक ऑफ इंटरेस्ट। खुशी के भाव महसूस करना ही भूल जाता है, वो महसूस ही नहीं कर पाता है, किसी चीज़ में लगाव ही नहीं डाल पाता है अपना। दुखी हो जाता है कि मुझे खुशी क्यों नहीं महसूस हो रही है, लोग तो कितना हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हर चीज़ का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं खुशी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, परेशान रहते हैं वो। अमूमन हम देखते हैं कि जब व्यक्ति या हम लोग अपने मित्रों या परिवारजनों के साथ बैठते हैं तो बीते हुए क्षणों को याद करते हैं तो उसमें समाहित सारी खुशियों को दिल से महसूस करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन वह व्यक्ति ऐसी कोई चर्चा में बैठता है, चर्चा तो सुनता है, बीते हुए क्षणों को याद तो करता है, लेकिन उससे समाहित, उसमें जो समाहित खुशियाँ हैं, आनंद है, उसका रत्ती भर महसूस नहीं कर पाता और दुखी हो जाता है कि मैं क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, इंटरेस्ट अपने जॉब में, अपनी हॉबीज़ में,
जैसे कि म्यूज़िक सुनना, पेंटिंग करना, किताबें पढ़ना, टीवी देखना, सारा उसका जो इंटरेस्ट और आनंद उन विषयों में ख़त्म होता है और धीरे धीरे परिवारजनों में भी उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तीसरी जो हम चर्चा करेंगे साइकोमोटर रिटार्डेशन के अंदर, वो है उसके अंदर व्यक्ति जो एक त्वरितता होती है उसको खो देता है। स्पॉन्टेनिटी, हम किसी से मिलते हैं तो त्वरितता से स्पॉन्टेनियसली उससे कहते हैं भैया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है, कितने दिन ठहरोगे और बच्चे कैसे हैं, आदि आदि बातों से हम त्वरितता से बात करते हैं, स्पॉन्टेनिटी के साथ बात करते हैं। लेकिन ये स्पॉन्टेनिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, एकदम ढीला पड़ जाता है। आए हो तो आए हो, जा रहे हो तो जाओ, चला के कोई बात नहीं करनी उससे। उसके बाद में उसका पोस्चर एकदम ढीला पड़ जाता है, झुका हो जाता है, उसकी जो गेज डाउनवर्ड था, झुकी झुकी आँखें, और एक ओवरवेलमिंग फटीग कि मैं तो पूरा थक चुका हूँ, थका थका हूँ, उसी की उसके अंदर उसकी भावना रहती है। वो ये कंप्लेंट करता रहता है। उसकी जो स्पीच है, वॉइस स्पीच, उसका जो फ्लो है, वेग, वो कम पड़ जाता है। उसका जो जोर देकर बोलने की क्षमता यानी प्रेशर ऑफ स्पीच, वो कम पड़ जाती है। समय बहुत धीरे 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 चलता है, जैसे कि ठहर गया है समय, और इस चीज़ से आगे निकलता निकलता व्यक्ति एकदम इनडिसिसिव स्टेज पर पहुंच जाता है, अनिर्णय की, कि अब किसी चीज़ में निर्णय लेने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। उसके बाद जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, और कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस के अंदर जो सोच की डिफेक्ट्स उसके अंदर आ जाते हैं, उसके बारे में कि सबसे पहले उसको नेगेटिव आइडियाज़ आते हैं खुद के बारे में, आई एम नॉट गुड एनफ। फिर आते हैं बाहर के एनवायरनमेंट के बारे में कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल है और एग्रेसिव है, उसका फ्यूचर बहुत ख़राब है, खुद का फ्यूचर बहुत ख़राब है, ये विचार आते हैं। उसके बाद सेंस ऑफ डिप्राइवेशन के सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ लॉस में हूँ मैं, मुझे लॉस ही लॉस मिल रहा है और सब चीज़ मेरी निकल गई। फिर उसकी खुद की जो अंदर उसकी सेल्फ इमेज खुद जो महसूस करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम वो एकदम लो हो जाती है, कम हो जाती है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है। उसके बाद हेल्पलेस महसूस करता है और धीरे धीरे एक सेंस ऑफ गिल्ट, अपराध भावना पैदा हो जाती है। अपराध भावना ऐसे कृत्यों के लिए कि जो अभी हुए नहीं है वो कृत्य। फॉर एग्जाम्पल, अभी 30-35 साल के अंदर उसकी डिप्रेशन की बीमारी है, एपिसोड है, लेकिन जब वो 6ठी-7वीं में पढ़ता था उस समय उसने किसी अपने सहपाठी से किताब उधार ली होगी और किताब उसे दे नहीं पाया, तो उसका गिल्ट अब कर रहा है कि मैंने बहुत बुरा किया, मैंने उसको किताब नहीं दी, मैं अपराधी हूँ। अरे भैया, वो तो बात ख़त्म हुई। उस चीज़ का अपराध बोध अब क्या मतलब है करने से? अपराध बोध उसका तो कोई निरर्थक है। लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, निरर्थक नहीं है, सार्थक है, क्योंकि मैंने अपराध किया है और अपराधी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। और अपराध भाव को बढ़ाते 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 वो गहन अपराध में बोध में चला जाता है। और कभी कभार तो कहता है कि मेरी इस अपराध भावना से मुझे जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसको डिल्यूजन्स आ जाते हैं कि लोग मुझे अलग थलग कर रहे हैं। उसको जस्टिफाई भी करता है, अलग थलग तो करेंगे ही भैया, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किया है, मैंने अपराध किया है, इसलिए लोग मुझको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और धीरे धीरे इस डिल्यूजन्स को बढ़ते बढ़ते उसको ऐसे डिल्यूजन होते हैं कि मेरे इन अपराध कृत्यों से कोई न कोई मेरा नैतिक पतन होगा या मेरे परिवार का नैतिक पतन होगा। और इस चक्कर में कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि व्यक्ति उस नैतिक पतन से बचने के लिए अपने बच्चों की हत्या कर देता है, खुद वह आत्महत्या कर लेता है साथ साथ में। ऐसे कई वर्णन आते हैं अखबारों में कि एक व्यक्ति ने 3 बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। बहुत तकलीफदायक बात है। इनके साथ साथ में कुछ और लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं, तो वे लक्षण हैं बायोरिदम डिस्टर्बेंसेस, जिसमें कि एपिटाइट वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप वो डिस्टर्ब हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस बीमारी का जो न्यूरोकेमिकल बेस हम जानते हैं, बायोजेनिक एमीन्स की
डेफिशिएंसी के कारण पर्टिकुलरली सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो डेफिशिएंसी उसके कारण होती है, और दवाएं भी इसी से संबंधित दी जाती है। इन दवाओं के अलावा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को यह कहा जाता है कि उसके जो विचार है वे विचार ही उसके व्यवहार को और उसके मूड को प्रभावित करते हैं, और ये विचार बनते हैं अपनी विश्वास से, इंटरमीडिएट बिलीफ से। इस इंटरमीडिएट बिलीफ को आप मजबूत करो, उसको पॉजिटिव करो, और उसको पॉजिटिव करोगे तो थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे और डिप्रेशन की नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होगी, कम होगी, कम होगी। इसके बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में अगली किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।